वेव्स एंड साउंड लेक्चर 4। पिछले लेक्चर में जो मैंने कराया था लास्ट टॉपिक वो था वेलोसिटी ऑफ, क्या था बोलो, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग, है ना, या जो स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल कर रही है उसका स्पीड। तो वो स्पीड का जो रिलेशन था वो किसके किसके टर्म्स में आया था, याद करो। टेंशन एंड म्यू, और वहां पे म्यू क्या था, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। जिसको हम लोग लीनियर मास डेंसिटी भी बोलते थे। अच्छा, लीनियर मास डेंसिटी को अभी तक हम लोग किस सिंबल से डिनोट करते थे, लैम्डा। लीनियर मास डेंसिटी को अभी तक हम लोग किस सिंबल से दिखाते थे, अरे इसके पहले चैप्टर्स में किससे दिखाया है, लैम्डा से दिखाया है ना। अब यहाँ पे लैम्डा से नहीं दिखा सकते, पूछो क्यों, क्योंकि वो लैम्डा सिंबल यूज हो चुका है वेवलेंथ में, तो अब नहीं कर पाएंगे हमेशा। ठीक है, क्लियर है बात। तो कल का जो डेरिवेशन था उसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, डेरिवेशन क्लियर है सभी को, हाँ कोई कंफ्यूजन है। ये रिलेशन जो आखिरी में आया था v बराबर रूट के अंदर टेंशन अपॉन म्यू, क्लियर है सभी को। यानी कि जो वेव स्पीड है दैट डिपेंड्स ऑन टेंशन एंड म्यू, है ना, टेंशन और म्यू पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, याद करो, थिकनेस, है ना, हाउ डेंस इट इज, है ना। तो आगे फिर कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से देखना सभी लोग। ठीक, पहले हम कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, वो ध्यान से देखना। तो डालिए ऊपर नोट, और पॉइंट्स लिखते हैं हम लोग। ठीक है, पहला पॉइंट है द वेलोसिटी ऑफ वेव पल्स डिपेंड्स ऑन proper properties of medium. Velocity of wave pulse depend on properties of medium. That is elasticity of medium and inertia of medium. In this medium, in this case, T represent elasticity property and mu represents inertia. ठीक, देखो अगर आपको 19th क्लास में वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है, 19th क्लास में एक वेव वेलोसिटी थी, याद करो, न्यूटन्स फॉर्मूला था, फिर लाप्लास करेक्शन आया था, v बराबर रूट के अंदर प्रेशर अपॉन डेंसिटी p बाई रो, शायद इस तरह की याद आ जाए, v इज इक्वल टू p बाई रो, रो सॉरी, हाँ याद आया कुछ नहीं,
नहीं कोई बात नहीं। अरे तो उसको इसको मैं वैसे भी आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता था गामा, या ये याद होगा, इलास्टिसिटी कांस्टेंट अपॉन डेंसिटी। नहीं याद है, कोई बात नहीं, होता है ऐसे जो भी। हाँ तो 9th क्लास में वेव में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। आई थिंक 9th में वेव थी, सीबीएसई। हाँ साउंड चैप्टर 9th में था, है ना। साउंड चैप्टर 9th में था वहाँ। हाँ भाई, अरे नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि एनसीईआरटी में वहाँ पे नाम क्या दिया था सिलेबस, है ना। ये फॉर्मूला आपको 9th क्लास में देखा होगा आपने, है ना। सॉरी, हाँ मैं क्या वही बोल रहा हूँ, देखा होगा बट अभी याद नहीं, कोई इशू नहीं है, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा उसको, ठीक है। तो अभी ये पॉइंट का मतलब क्या है, देखो वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग का जो फॉर्मूला है वो v बराबर रूट के अंदर टेंशन अपॉन म्यू है। क्या बोला हमने, किसका फॉर्मूला, v का फॉर्मूला क्या है, टेंशन अप रूट के अंदर टेंशन अपॉन म्यू। तो टेंशन यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है इलास्टिक प्रॉपर्टी को और म्यू रिप्रेजेंट कर रहा है इनर्शिया वाले प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो इसमें लिखा है ना कि जो स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव है दैट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। तो डेंसिटी और इलास्टिसिटी, डेंसिटी कह रहा हूं, इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी दोनों प्रॉपर्टी किसकी हैं, वो मीडियम की है। और यहाँ मीडियम कौन है, दैट स्ट्रिंग इज मीडियम हियर, है ना। तो टेंशन रिप्रेजेंट करता है इलास्टिक प्रॉपर्टी को और म्यू रिप्रेजेंट करता है इनर्शिया प्रॉपर्टी, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, व्हेन वी कंपेयर टू डिफरेंट मीडियम, the medium with higher wave velocity is called rarer medium, and the other one is called denser medium. जैसे भाई अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, मान लो अगर हम दो डिफरेंट मीडियम में वेव स्पीड को कंपेयर करें, तो जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा होगी वो मीडियम क्या कहलाएगा, रेयर मीडियम। जिसमें स्पीड कम होगी वो क्या कहलाएगा, डेंसर मीडियम। ये हमने लाइट में भी पढ़ा, याद करो, जब एयर से वाटर में जाती थी लाइट वेव, तो हमने देखा था कि वहां पे स्पीड कम हो रही थी और हम लोग बोलते थे कि लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक। तो यहाँ पे वही लॉजिक है कि अगर जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा होगी उसको क्या बोलेंगे हम, जिसमें कम होगी उसको, क्लियर है बात सभी को। चलो आगे पॉइंट, मीडियम इज चेंजिंग changing the wave velocity if medium is changing the wave velocity will change, but मीडियम के चेंज होने से क्या नहीं बदलता है, याद करो। मीडियम अगर चेंज होता है तो वेव का क्या चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव
remains same, frequency of wave remains same. ठीक, क्लियर है बात? समझ में आ गया? तीनों पॉइंट्स क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? देखो मैं फिर से थोड़ा सा आइडिया एक बार फिर से बोल देता हूँ कि डेंसर और रेयरर मीडियम जो होते हैं, वो जो नाम आया है ना, एक बच्चे ने मुझे डाउट पूछा ऐसे रिलेटेड, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा से। डेंसर और रेयरर मीडियम का जो नाम आया है वो अकॉर्डिंग टू द वेव स्पीड आया है। अब लाइट की स्पीड वाटर और एयर के कंपेरेटिवली वाटर एयर में ज्यादा है, इसलिए एयर क्या है, रेयरर, और वाटर क्या है, ठीक। अब अगर साउंड की स्पीड अगर हम दो मीडियम में कंपेयर करें, मीडियम 1 और मीडियम 2, मीडियम 1 में उसकी स्पीड अगर ज्यादा है और मीडियम 2 में स्पीड उसकी कम है, तो कौन सा रेयर हो गया? मीडियम 1 हो गया रेयर और मीडियम 2 हो गया डेंसर। ऐसे होता है, हाँ, डेंसिटी से मतलब नहीं है, ठीक है ना? चलो, अब तीनों पॉइंट्स क्लियर है? बताओ पहले, तीनों पॉइंट्स क्लियर है? बिल्कुल सही सोचा। स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा भी तो होता है फॉर्मूला। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रही है और स्पीड चेंज कर रही है, तो v बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा में, है ना, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है और v बदल रहा है अगर, तो लैम्डा डेफिनेटली और एक सिमिलर मैनर में चेंज करेगा। अगर स्पीड बढ़ी होगी तो लैम्डा भी इंक्रीज करेगा, बिकॉज v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। अगर स्पीड बढ़ेगी तो लैम्डा भी इंक्रीज करेगा। बोलो क्लियर है बात? तो बात मैंने पहले बताई है, अभी एक बार और बता दी, तो क्लियर है अभी फिलहाल? पक्का? मीडियम चेंज होने से कौन चेंज करेगा? बताओ कौन कौन चेंज करेगा, कौन चेंज नहीं करेगा? हाँ, फ्रीक्वेंसी। कौन चेंज होगा? वेवलेंथ एंड वी एन लैम्डा यू कैन से, ठीक है। और वी और लैम्डा प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है, एक दूसरे प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक बात क्लियर है? चलो, अब अगला एक क्वेश्चन है ये, जरा इसको ट्राई करके देखो। टेंशन निकालने का जो तरीका है वो वही है जो हम लोग एलएम में सीख के आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो वायर है, एक ए बी वायर है और एक सी डी वायर है। ये रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ पल्स, मतलब अगर मान लो यहाँ पल्स जनरेट करी जाए तो दोनों की स्पीड का रेशियो क्या होगा, है ना। दोनों स्ट्रिंग्स में जो पल्सेस जनरेट होंगी उनका स्पीड का रेशियो पूछा है, ठीक है। और ऐसे लिख देना, वेयर म्यू इज सेम फॉर बोथ वायर्स। करिए, बताइए क्या होगा। देखो सभी लोग, इस क्वेश्चन में आपको ये दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन निकालना होगा। जैसे कि हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, तो अगर मैं सीडी वायर में टेंशन निकालूं, तो सीडी वायर में टेंशन कितना होना चाहिए ऊपर, बताओ भाई। क्योंकि अगर 3 kg का बेडी बनाओगे तो 3G नीचे लगेगा 30 न्यूटन, मान लेता हूँ T2 ऊपर लगेगा, तो T2 मस्ट बी व्हाट, 3G होना चाहिए, नहीं 30 न्यूटन, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, है ना। T2 आ गया। अब अगर T1 निकालना है मान लो, तो उसके लिए 1 kg का बेडी बना लो, ऊपर क्या लगेगा, T1, नीचे T2 और नीचे 1G, और P1 कितना है यहाँ से,
देखो मैं जो भी लिख रहा हूँ उसको सोचा करो, जवाब दिया करो, ठीक है। तो नाउ वी आर हैविंग T1 एंड T2 बोथ। तो क्या करना है हमको भी, दोनों स्पीड्स का रेशियो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू हो गया रूट के अंदर T1 अपॉन म्यू1 अपॉन, आई थिंक म्यू सेम है दोनों का, तो ये T2 अपॉन म्यू। तो आई थिंक ऑन सॉल्विंग कितना आ गया, म्यू से म्यू कट गया, रूट के अंदर T1 अपॉन T2, तो V1 अपॉन V2 मस्ट बी इक्वल टू T1 is 40 and T2 is 30, 2/√3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा गिवन है 40 और ये गिवन है हमारा 30, ठीक है। तो क्लियर सभी को यहाँ तक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। इज नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करो इस क्वेश्चन को सभी लोग। देखिए सभी लोग इस क्वेश्चन को, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो स्ट्रिंग है हमारे पास, उसका एक मास गिवन है और दो पॉइंट्स है ए और बी। लोअर एंड इज ए एंड ऊपर वाला एंड क्या है, वो बी है। तो नीचे से ऊपर जाने में, ठीक, नीचे से ऊपर जाने में क्या वेव स्पीड में चेंजेस आएगा? इस बात का जवाब दो, अगर जवाब पता है तभी देना, नहीं तो मत देना। ऐसे बोलो कि अगर मैं पॉइंट ए मान लू, ये पॉइंट बी ए मान लू, तो दोनों पॉइंट्स में टेंशन सेम होगा डिफरेंट? सेम होगा डिफरेंट? ए पे टेंशन कितना होगा बोलो? ए पे टेंशन, बी पे टेंशन, ए पे टेंशन, बोलो भाई कैसे? हाँ, टू पे अगर बीडी बनाओगे तो ए पॉइंट का टेंशन ऊपर लगेगा, 2G नीचे लगेगा, टी ए बराबर 2G हो गया। डी पॉइंट लेकर हो गए तो टोटल वेट 8 हो गया, अब तो 8G नीचे और टी बी ऊपर हो गया। टेंशन रिलेशन आ गया, बोलो हाँ या ना? ठीक। अब स्पीड प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रूट के अंदर टेंशन वाई। अब इस वायर का म्यू तो सेम है, टेंशन डिफरेंट हो रहा है खाली। ए पे टेंशन कितना है 20 और बी पे टेंशन कितना है 80। दोनों दोनों पॉइंट्स की स्पीड का रेशियो निकाल सकते हो, बोलो हाँ या ना? वही रेशियो लैम्डा का रेशियो नहीं हो जाएगा? और एक लैम्डा पता है, क्या दूसरा लैम्डा नहीं आएगा हमारा? आएगा ना? सोचो फटाफट ना। चलो अभी फिर से एक बार फिर ट्राई करो, एक बार फिर से अटेम्प्ट देखो, देखिएगा ज्यादा क्वेश्चन। अगर ध्यान से देखें तो टेंशन एट ए पॉइंट अगर मैं देखूंगा, हमने ऊपर इतना सारा लॉज ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, तो हम डायरेक्टली आई थिंक लिख सकते हैं कि टेंशन एट द ए पॉइंट मस्ट बी 20, 2G आई कैन से, एंड टेंशन एट बी पॉइंट मस्ट बी, यहाँ पे अब टोटल वेट कितना हो गया है 6 + 2 8 kg, तो ये हो गया 80 न्यूटन। तो ये टेंशन ए और बी आ चुका है, ठीक है, म्यू सेम है। तो अगर मैं वी ए अपॉन वी बी करूं, तो आई थिंक रूट के अंदर टी ए अपॉन म्यू अपॉन टी बी अपॉन म्यू, तो यहां से तुम्हारा 20/80 यानी कि 1/2, 4 का रूट 1/2 आ गया, ठीक। लैम्डा ए बाई लैम्डा वी कितना आ गया, वो भी वी वन बाई वो वी अपॉन वी भी होगा, क्योंकि मैंने बोला कि प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो यहाँ से हमें निकालना था बी पे लैम्डा, तो लैम्डा बी बराबर आ गया 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा ए। तो लैम्डा एट ए था 6 सेंटीमीटर, तो ये आ गया तुम्हारा 12 सेंटीमीटर। देखिएगा आप, बी पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू बढ़ गई, बी पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू बढ़ गई, हेंस वहां पे स्पीड बढ़ गई, वहां पे लैम्डा बढ़ गया, वहां पे लैम्डा इंक्रीज कर गया, ठीक है ना? क्लियर है वाली बात? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगेन ये हमारा एक ए बी वायर है, ये स्ट्रिंग मान लो,
यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है इसका मास m है, लेंथ l है, ठीक है, क्लियर है बात? इसका मास m है और लेंथ l है। अभी बात को गौर सुनना, यहाँ पे एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया गया है ना, या ऐसे बोले कि एंड ए को मैंने से झटका, है ना, एंड ए को आप ऐसे झटकोगे तो एक पल्स क्रिएट हो जाएगी, और वो पल्स कहाँ जाएगी? ऊपर तक, बी तक जाएगी, हाँ ठीक है। तो जब ऊपर तक जाएगी तो किसी जनरल पॉइंट पे जो पल्स होगी वो कुछ इस प्रकार होगी, और वो पल्स का डिस्टेंस मैं एंड ए से मान लेता हूं x, ठीक है। तो क्वेश्चन है, a pulse is generated at lower end a, ठीक, find time period, या ऐसे बोले कि टाइम टेकन लिख देता हूं, फाइंड टाइम टेकन by pulse to reach end B, उस पल्स को बी एंड तक पहुंचने में लगने वाला समय बताना है। अब जब भी समय पूछा जाएगा तब तक किसका यूज होगा? स्पीड का समय पूछा गया है तो स्पीड डिस्टेंस तो चाहिए होगी ना, बेसिक रिक्वायरमेंट ही यही है। और यहाँ स्पीड किसकी बात हो रही है? वेव की। किसकी बात हो रही है? वेव स्पीड की बात हो रही होगी। किसके पहुंचने की बात कर रहे हैं? कौन ए से बी तक जा रहा है? पल्स, यानी वही वेव है ना, पल्स बोल देता हूँ, पल्स ना, ठीक, पल्स ए से बी जा रहा है, तो पल्स के ए से बी तक जाने के टाइम निकालना है, तो किसकी स्पीड की जरूरत पड़ेगी हमें? वेव की, है ना, या वो पल्स की, एक ही बात है, क्लियर। तो वेव की स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट की वेरिएबल? अब इस बात का जवाब दो, वेरिएबल या कांस्टेंट? वेरिएबल या कांस्टेंट? क्यों वेरिएबल? क्योंकि सर इसके पास मास है। अगर हम मिड पॉइंट पे टेंशन देखेंगे तो आएगा सर m/2g, अगर हाईएस्ट पॉइंट पे देखेंगे तो सर टेंशन आएगा mg, ठीक है। बात समझ में आ रही नहीं आई? क्योंकि स्ट्रिंग के पास मास है तो हर पॉइंट पे टेंशन कैसा होगा? डिफरेंट। तो हर पॉइंट पे स्पीड कैसी होगी? डिफरेंट। गेटिंग माय पॉइंट? तो टेंशन हर पॉइंट में डिफरेंट है तो स्पीड डिफरेंट, हर पॉइंट पे स्पीड डिफरेंट आएगी। अगर स्पीड का तुम्हें रिलेशन मिल जाएगा तो तुम आई थिंक टाइम निकाल लोगे। तो पहला हमारा काम यहाँ पर क्या है? अभी टेंशन एक जनरल पॉइंट पे निकालना। तो जरा बताओ किसी जनरल पॉइंट पे x दूरी पे टेंशन कितना होगा? जल्दी बोलो सभी लोग। सबसे पहला काम है टेंशन एट पॉइंट, एक जनरल पॉइंट x पे निकालो, फिर वहां से स्पीड का फॉर्मूला लगाओ, स्पीड एक जनरल पॉइंट पे आ जाएगी, फिर उसको dx/dt लिखो, फिर उसको इंटीग्रेट करो। मैंने पहला क्वेश्चन था मेरा कि टेंशन एक जनरल पॉइंट पे निकालो। तो अगर मुझे सोचो, मैं थोड़ा सा तुमको याद दिला देता हूँ क्योंकि तुम लोग सब कुछ तो भूल जाते हो, कि अगर मैं इससे स्ट्रिंग ले लूं, मान लो, ठीक है, और मुझे इस पॉइंट पे टेंशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां से इसको ऐसे ब्रेक कर दूंगा, ठीक, और ये जो पोर्शन है इसका वेट बताओ कितना होगा, इसका मास कितना होगा? अगर ये लेंथ एल है, ये लेंथ अगर एक्स है, सॉरी, तो भाई होगा म्यू इंटू एक्स। म्यू क्या होगा? m/l इंटू एक्स। तो इस पॉइंट पे जो टेंशन आ रहा होगा इसी के वेट के कारण तो आ रहा होगा। तो भाई टेंशन एक जनरल पॉइंट पे क्या मिलेगा फिलहाल हमको? म्यू एक्स इंटू जी, यानी m/l x इंटू जी। ये आ गया।
बोलो, नहीं बात ये। टेंशन मिल गया जनरल पॉइंट पे, स्पीड का फॉर्मूला लगा लो, टेंशन अपॉन म्यू रूट टेंशन m/l x इंटू जी अपॉन म्यू। म्यू और m/l एक ही चीज है, कट गए। तो यहां से आपका जो स्पीड है वो आ गया रूट x इंटू जी, ठीक है। फिर इसमें आप इसको dx अपॉन dt लिख दो, फिर dx अपॉन रूट x इज इक्वल टू dt इंटू रूट जी आ गया। इंटीग्रेट कर लो, रूट जी देखो कांस्टेंट है तो उसको मैं आगे लिख देता हूं। इंटीग्रेट करो। अब ये बताओ x की लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 से l तक और ये 0 से t तक। समझ में आया? और इसका इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा रूट x का। इधर पे रूट जी ही आएगा, रूट जी इंटू टी आ जाएगा, x की पावर माइनस हाफ क्या बनेगा, x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 यानी प्लस हाफ, x की पावर हाफ अपॉन हाफ ये आ जाएगा ऑन इंटीग्रेटिंग। लिमिट 0 से l, 2 ऊपर चला गया, ठीक, तो ये आ गया 2 रूट l, लिमिट लगा दी मैंने, और रूट जी इंटू टी। टी कितना आ गया देखो ध्यान से, 2 बाहर रूट के अंदर l अपॉन जी। बोलो भाई, समझ में आई बातें? आपको समझ में आई बातें सारी कि नहीं आई? आ गई ना? चलो भाई, वेरी गुड। कोई कंफ्यूजन हो बताओ फटाफट। नो कंफ्यूजन, चलो डन, ठीक है। तो आई थिंक वेव स्पीड वाले क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आज मैं कुछ होमवर्क भी दे दूंगा वेव में, और कर लेना। अब डालो हेडिंग, अब डालो हेडिंग अपनी अगली, एनर्जी of particle in progressive wave। ऊपर वाला नोट कर लिया था आप लोगों ने कि नहीं? करना है, करना है ना? कर लो जिसको करना है नोट। अगर ये डायग्राम से देख लो, नोट कर लो पहले। हेडिंग है एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन प्रोग्रेसिव वेव, पहले नोट कर लो। चलिए इसको देखते हैं ध्यान से। तो हमें निकालना, देखो अभी हमें क्या निकालना है, हेडिंग को पढ़ो ध्यान से। एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन प्रोग्रेसिव वेव, मतलब जब प्रोग्रेसिव वेव से जा रही है ना, तो पार्टिकल की एनर्जी क्या है, व्हाट विल बी द एनर्जी, दे वांट टू नो दिस। अच्छा ये बताओ एसएम करते हो पार्टिकल की एनर्जी क्या होती थी? कांस्टेंट, कांस्टेंट होती थी। एसएम करते हो पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होती थी वो क्या होती थी, कांस्टेंट होती थी ना। और वहां पे जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, स्प्रिंग ब्लॉक ले लो, हैं क्या ले लो, तो टोटल एनर्जी में एक तो काइनेटिक एनर्जी होती थी, दूसरी क्या होती थी, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कौन सी होती थी वो, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, स्प्रिंग की अगर बात करें, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, जैसे जो मैंने ये दो डॉट लाइन बनाई है ना, दिख रही है ना, तो दोनों डॉटेड लाइन के बीच में जो स्ट्रिंग का पार्ट है,
ये वाला, ये लगभग लगभग स्ट्रेट है, ये बहुत पास में है, डिफरेंशियल काइंड ऑफ थिंग है। और ये दिखाने के लिए इतना गैप दिखाया, नहीं तो मैं बहुत पास में ड्रॉ करता। तो ये लगभग कैसा है, लगभग स्ट्रेट है, ठीक है। ये अभी कहां पर है, मीन पे, एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम पे है, ठीक है। ये इसका क्या है, मीन पोजीशन, क्या है ये। अच्छा, ये जो हाइट होती है, ये हाइट कितनी होती है, एम्पलीट्यूड होती है, और लगभग, अच्छा इस वेव के केसेस में ये वैल्यू कितनी होती है लगभग, ये वैल्यू कितनी होती है लगभग, लगभग बहुत कम होती है। एमएम में थी ना, एमएम में थी। अरे गिटार की स्ट्रिंग देखें, उसका अगर एक एंड पे से डिस्टर्बेंस क्रिएट करो ऐसे करके, तो वो जो वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है बड़ा ही कम है ना, वो तो जो ऊपर नीचे ऐसे से हो रहा है। बोलो क्लियर है बात, ठीक है। तो इसकी मुझे बताओ सभी लोग, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, स्ट्रिंग के इस पार्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। इसको मैं पार्टिकल ही बोल देता हूँ, बिकॉज डिफरेंशियल एलिमेंट है ना, पॉइंट की मैं ट्रीट कर सकता हूँ। तो व्हाट विल बी द दिस, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, बोलो। इस पॉइंट को मैं ए डालता हूँ, तो डी के एट ए क्या होगा, वेरी गुड, ठीक है। अब एक चीज का और जवाब दो, तो भाई हो गया, सुनना पहले है, लिखना बाद में। डी मत लिखें, सीधे के लिख देते हैं, बाद में लिख लेंगे। ये बताओ कि अब पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना होगा, हाँ क्या होगा, हाफ के स्क्वायर, और जहां ए क्या होगा, ये, लेकिन ये है कितना, बहुत स्मॉल, और ठीक है, ये क्या है, बहुत, इट इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे वो वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी में कंसीडर नहीं करेंगे, हाँ साथी से बोलो, पोटेंशियल भी टेंस टू जीरो होगी, मतलब वी, मतलब ऐसा है कि अगर इस काइनेटिक एनर्जी, मान लो किसी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जो आ रही होगी अभी उस पार्टिकल की, वो, और अगर आप उसकी पोटेंशियल को कंपेयर करोगे, तो पोटेंशियल बहुत कम होगी। तो ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर, सुना बहुत ध्यान से, यहाँ पे जो तुमने पोटेंशियल मुझे बताई, वो बताइए बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर कि सर वो मीन से इतने ऊपर है, तो हाफ के स्क्वायर होगी। मैंने बोल दिया कि ए बहुत, तो मैंने, तो वो वाली एनर्जी, वाली पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, ठीक। अब एक बात मेरी और गौर सुनना, यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी और है, गेस करो कौन सी है, वो है, यू कैन सी, एक मैंने डायग्राम ऊपर ड्रॉ किया है स्ट्रिंग का, और एक यहां ड्रॉ किया है, तो बताओ स्ट्रिंग का लेंथ किसमें ज्यादा है, नीचे वाले में, नीचे वाले में ज्यादा है शायद, इसकी लेंथ ज्यादा है, यानी कि इसमें स्ट्रेच हुआ है, ये स्ट्रेच हुआ है, लाइक रबर बैंड। तो रबर बैंड जब स्ट्रेच होता है, तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है कि नहीं होती है, होती है कि नहीं होती है, होती है ना इलास्टिक एनर्जी। तो यहाँ पे वो इलास्टिक एनर्जी भी काउंट हमें करनी है, लेकिन जो सेगमेंट हमने ए पॉइंट पे लिया है, उस सेगमेंट का लेंथ, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो सेगमेंट का लेंथ जब डिस्टर्बेंस नहीं था तब, और डिस्टर्बेंस है तब, सेम है कि डिफरेंट, बताओ, सेम है कि डिफरेंट, सेम है कि डिफरेंटली बोलो, ऑलमोस्ट सेम है। तो यानी कि इस पॉइंट पे वो वाली पोटेंशियल एनर्जी, सुनो ना भाई, स्ट्रिंग के इस सेगमेंट में, स्ट्रिंग के इस सेगमेंट में जो एलोंगेशन है, वो जब डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया है ना, तो वो एलोंगेशन कितना है, जीरो। तो जो जो सर दूसरी स्ट्रेच वाली पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे, वो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है इस केस में, मतलब ए वाले पॉइंट के लिए कैसी है, ऑलमोस्ट जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या ले सकते हैं हम लोग, क्या ले सकते हैं, जीरो।
ठीक है, पहली बात तो हमने जो एसएम वाली एनर्जी थी उसमें वो मैंने इग्नोर कर दी, क्योंकि मैंने ये माना है कि जो हाइट है ये बहुत कम है इसलिए। ठीक है, बोलो हाँ या ना, फिर से बताओ एक बार फिर से बता दूं, ध्यान सुनना, मजा आएगा। तो एक काम करता हूँ, एक और एलिमेंट ले लेता हूँ एक दूसरी पोजीशन पे, तो शायद आपको रिलेट कर जाओगे। तो मैं एक एलिमेंट और लेता हूँ, देखिए ध्यान से। दूसरा जो एलिमेंट लिया मैंने, ठीक, वो मैंने यहां पे लिया जो मीन पे है। जो पार्टिकल मीन पे होता है उसकी काइनेटिक स्पीड कैसी होती है? मैक्सिमम। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कैसी हो गई? तो अगर मैं इस पॉइंट को बी मानूं तो काइनेटिक एनर्जी एट बी कैसी हो गई? मैक्स। ठीक, तो पहले लिखो नहीं, अभी सोच, अभी मेरे साथ ध्यान से देखो। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे बात करूं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो जो सेगमेंट विदाउट, जब कोई वेव यहां पे स्ट्रिंग में नहीं है तब ये लेंथ है। ठीक, जब डिस्टरबेंस आ गया है तब लेंथ कितनी है? ये लेंथ है। एलोंगेशन हुआ इस सेगमेंट का कि नहीं? तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? और कैसी होगी, मिनिमम की मैक्सिमम? इस बात का जवाब कैसे दे पाओगे ये बताओ पहले। इस बात का जवाब हम ऐसे दे सकते हैं कि सर जिस पार्ट का एलोंगेशन सबसे ज्यादा होगा उसमें पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा जो एलोंगेशन हो सकता है वो इसी पार्ट में हो सकता है। तुम चाहे तो कोई भी ऐसे दो लाइन ड्रॉ कर लो, तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मान लो अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं, एक ये ड्रॉ कर दी मैंने, ये सेगमेंट ले लो एक है, ऐसे करके। अब ध्यान से देखो, जब कोई डिस्टरबेंस नहीं है तो ये लेंथ है, जब डिस्टरबेंस आया तो ये लेंथ है। तो सबसे ज्यादा एलोंगेशन किसका हो रहा है? उस एलिमेंट का हो रहा है जो मीन पे है। तो मतलब मीन वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका स्ट्रेच सबसे, इसलिए उनकी पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। बोलो हाँ या ना। और जो एक्सट्रीम पे हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। समझ में आई बात? ठीक, बोलो, क्लियर है? एकदम पिक्चर क्लियर है? तो यानी कि जो एलिमेंट एक्सट्रीम पे है उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक दोनों जीरो है, जो मीन पे है उसकी काइनेटिक पोटेंशियल दोनों मैक्स है। डन। अब एक बात सोचो, ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? एसएचएम। एसएचएम वाले काइनेटिक, एसएचएम वाले में टोटल एनर्जी क्या होती है? कंजर्व। अब ये बताओ, ये वाला जो एलिमेंट है ये यहाँ पे हमेशा तो रहेगा नहीं, नीचे भी आएगा। जब ये एलिमेंट खुद यहाँ पर आ जाएगा तो इसकी भी पोटेंशियल क्या हो जाएगी? काइनेटिक क्या हो जाएगी? हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी है टोटल एनर्जी? हाईएस्ट पे जीरो है और मीन पे आ रहा है तो टोटल एनर्जी, क्या इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी कंजर्व है? ये करते रहा है। हाँ, वेव में एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, तो जब आप डिस्टरबेंस दे रहे हो तो वो उस पार्टिकल को डिस्टरबेंस मिला, एनर्जी मिली, एनर्जी आ गई। अब जब डिस्टरबेंस ने आगे भेज दिया तो उसकी खुद की एनर्जी क्या हो जानी चाहिए? जीरो ना। समझ में आई बात? बोलो, क्लियर है बात सारी? तो यही तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। समझ में आई बात? भाई ये इसकी एनर्जी जीरो हो गई, फिर से एनर्जी इसको डिस्टरबेंस ने दी, फिर ये मीन पे आया, इसकी एनर्जी मैक्सिमम हो गई, फिर जब एनर्जी ट्रांसफर हो गई आगे फिर इसकी एनर्जी जीरो हो गई। बात समझ में आ रही है? नहीं क्लियर है? पूरी पिक्चर क्लियर है ना? तो बस यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक बात बोल सकते हैं शायद अब फिलहाल कि इस जब वेव प्रोपेगेट कर रही है इसी स्ट्रिंग में, ठीक, किसी भी एक पार्टिकल की जो एनर्जी है टोटल वो कंजर्व नहीं है, ये दिमाग में रखना, क्योंकि एनर्जी वो ट्रांसफर कर रहा है, वो एनर्जी को ट्रांसफर कर दे रहा है। ठीक है,
तो अब थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच करते हैं, बिकॉज हमको काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये तो मैंने डायग्राम में किया, इसको आप लोग अपडेट कर लो। फिगर में मैं एक दो चीजें और बना रहा हूँ, वो भी देख लेना। ठीक, अब देखो ध्यान से, कर लिया तो भी चीजें मैंने डायग्राम में करी है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी के लिए मुझे पहले लिखना पड़ेगा y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, जनरल इक्वेशन। इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो हमको पता है कि मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ, लिखो नहीं साथ में, पहले सुन, है ना, मैं बता रहा हूँ, डायग्राम तो हो गया। अभी अभी मेरी बात सुनो, है ना। y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स गिवन है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू d। अगर हमें पार्टिकल वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, y को डिफरेंशिएट टाइम रिस्पेक्ट में। तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन, a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस, ये आ गया तुम्हारा, ठीक। फिर अगर मुझे, ये तो पार्टिकल की वेलोसिटी मिली है, ठीक। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो डी के बराबर हाफ डी एम वी पी स्क्वायर। डी के क्यों लिखा, बिकॉज हम जिसकी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं वो एक कोई छोटा सा सेगमेंट होगा, है ना। तो उसका लेंथ कितना है, dx है, जो पहले इतना था, जो पहले इतना था और अभी इतना हो गया। तो उसका जो मास है वो डीएम ही तो लेना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो डीएम बताओ क्या लिखेंगे हम लोग, न्यू टाइम्स ऑफ dx। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स। ये हमारा क्या आ गया, डीके। क्या आ गया बच्चों, ठीक। अब ये बताओ, अगर मैं दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दूं तो क्या राइट हैंड साइड पे मैं ये बोल सकता हूँ, म्यू टाइम्स ऑफ dx बाई dt a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स। मतलब मैंने dt से इधर डिवाइड किया, इधर कर दिया डिवाइड, बोलो। तो यहाँ पे क्या बना तुम्हारा, टेक्निकली ध्यान से देखो, तो हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। और ये डी के बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये बात, व्हाट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमको, नहीं, डी के अपॉन डी टी, सिर्फ डी के अगर पूछता ना तो तुम वो बोल देते, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट एलिमेंट, है ना। या इसको एक और इंटरेस्टिंग वे में बोल सकते हैं, द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफरिंग। जिस रेट से भाई वो उसकी काइनेटिक जिस रेट से चेंज हो रही होगी, उसी रेट से वो काइनेटिक एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर रहा हो। हाँ, समझ में आई, क्लियर है बात सभी को, ठीक है। तो यहाँ इसको लिख लो फटाफट।
ठीक है, देख लिया। और फिर थर्ड स्टेप में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दोनों तरफ टाइम dt से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे dx में डिवाइड करोगे तो dx बाई dt बन जाएगा, जो कि वेव स्पीड होगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की जिसकी हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा हमें। है ना, थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच है उसका, हो जाएगा बट थोड़ा सा अटेंशन पे करनी पड़ेगी प्रॉपरली। ठीक है, देखो अब मेरी बात को गौर से सुनना। जैसे अगर अब मैं बात करने जा रहा हूँ, मैंने काइनेटिक एनर्जी की बात कर लिया, मैं बात करने जा रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी वाला जो सेगमेंट है वो हम लोग अब कल कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए बच्चों फिर इतना ही है।